Good morning, students. How are you? I hope you are all are very good. Students, today we are going to continue our fifth chapter, Current Trends in a Computer. Okay. In previous video, we have already learned about the cloud computing, importance of cloud computing, biometric sensor, etc. Okay. So let's start from fingerprints recognition. It is also a part of a biometric. Okay. अब मैंने आपको जैसे बताया था कि बायोमेट्रिक्स बेसिकली फिजिकल पार्ट से लेकर बनाया जाता है, एक सेंसर बनाया जाता है जो कि आपके किसी भी फिजिकल पार्ट या फिर आपके जो अंदर जो आपके इनर पार्ट होते हैं उसमें से भी, जैसे वेन्स, जैसे स्किन के अंदर का भी जो कोई पार्ट है उससे भी स्पेसिफाई करके बनाया जाता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे बायोमेट्रिक्स हम लोगों ने देखे होंगे अलग अलग जगह पे कंपनी में, जहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है किसी भी ऑथेंटिकेशन के लिए या रिकॉग्निशन के लिए। ओके, so fingerprint recognition includes taking a fingerprints images of a person and records its features like arches, birds and loops along with the outlines of the edges, miniatures and the folio. Matching of a fingerprints can be attained in 3 ways such as the minutes, correlations and ridge. Scanning of the fingerprints is very stable and also reliable. It safeguard entry devices for building door locks and access of computer network are becoming more म्यूचुअल ठीक है। सी फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है, आपके फिंगरप्रिंट के इमेजेस को सेव करता है, इसके रिकॉर्ड को ले लेता है। ठीक है, और इसके रिकॉर्ड को लेने के बाद यही कह सकते हैं कि आपके जो प्रेशर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका एजेस हैं, ठीक है, तो इसका एक मिनिएचर, एक छोटा सा फॉर्म स्कैन करके वो रख लेता है, सेव करके रख लेता है। और जब भी आप वापस से एंट्री करते हो तो इस एंट्री के टाइम पर ये आप उसको चेक कर लेता है, जो उसके पास ओरिजिनल फॉर्म रखा हुआ है उससे, और जब आप नेक्स्ट टाइम एंट्री करने जाते हो उससे मैच करता है। अगर वो सिमिलर हुआ है देन आपको वो एज अ ऑथेंटिकेट पर्सन मानता है, अदरवाइज वो एरर प्रोवाइड कर देता है, वहाँ पे मैसेज शो कर देता है, इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, सो इस तरह से अप्रूवल्स तभी प्रोवाइड करता है वो जब आपको देखता है कि मैचिंग है। ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है फिंगरप्रिंट्स का, एटीएम्स वगैरह में काफ़ी जगह पे ऐसे बनाए हैं किसी किसी जगह पर, और भी कई कंपनीज़ ने अपने बनाए हुए हैं कि आप एंटर करें तो आप एंटर करते वक्त मतलब आप लीगल हो, ऑथेंटिकेट पर्सन हो, तभी आपको किसी कंपनी में या फिर कैबिन में एंट्री मिलता है, तो उसके लिए भी वहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकग्निशन बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है। ओके, नेक्स्ट है फेस रिकग्निशन। फेस रिकग्निशन सिस्टम वर्क बाय कैप्चरिंग डेटा फॉर द नोडल पॉइंट्स ऑन द डिजिटल इमेजेस ऑफ द पर्सन फेस एंड रिजल्टिंग डेटा कैन बी स्टोर्ड एज अ फेस प्रिंट। सी स्टूडेंट, जो फेस रिकग्निशन होता है ये भी सिमिलरली जैसे फिंगरप्रिंट्स का भी पहले से कैप्चर करके जो ओरिजिनल फॉर्म में वो स्टोर किया जाता है, वैसे ही फेस रिकग्निशन का भी जब बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, आपके फेस को एक आपके पहले ओरिजिनली फेस को रिकॉग्नाइज करके उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, ठीक है, उस डेटा को। उसके बाद फिर आप जैसे जब भी आप उसको चेक करते हो या कभी भी आप जाते हो तो वो फिर अगेन आपको ऑथेंटिकेट कर लेता है। ठीक है, फेस रिकग्निशंस के बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप्स भी बनने लग गए हैं, हालांकि वो बहुत सही नहीं होते, बट बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी बनने लगे कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके फिर वो बता देता है कि आप 30 एज में किस तरह दिखोगे, फिर 60 एज में किस तरह से दिखोगे, तो वो आपके फेस को ही कैप्चर करके इस तरह से एक ऐप तैयार किया गया है। और आप फेसबुक पे देखते होंगे इस तरह के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आप चलाते हैं जब फेसबुक, तो आप देखते होंगे वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे आपको ऐप्स दिखाई देते हैं जिसमें कि आप अपनी फ़ोटो कैप्चर करके इंस्टेंट डालेंगे तो उसके बाद आपको वो आप 30 एज पर या 50 एज पर किस तरह से दिखाई देते हो। ठीक है, तो इस तरह के वो फेस रिकग्निशन फॉर्म में ही बना हुआ सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट है इरेज रिकग्निशन। इरेज रिकग्निशन इज अ वन टाइप ऑफ बायोमेट्रिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल बेस्ड ऑन अ सिंगल पैटर्न इन द रीजन ऑफ अ रिंग शेप्ड सराउंडेड द प्यूपिल ऑफ द आईज। सी स्टूडेंट्स, इरेज रिकग्निशन क्या होता है, ये एक बायोमेट्रिक मेथड है जो कि आपकी जो पैटर्न है, आपकी आइज़ की जो पैटर्न बनी हुई है उसको पूरा एक तरह से वो पूरा पैटर्न सेट कर लेता है। ठीक है, और बहुत सारे टाइम देखा होगा बहुत लोगों की अलग अलग इरेज होती है, कभी किसी की ब्लू भी होती है इरेज, किसी की ब्राउन होती है, ग्रे भी होती है, ग्रीन कलर, तो ये अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग कलर्स में होती है, तो विद डिफिकल्ट पैटर्न विच आर नोटिसेबल अपॉन क्लोज इंस्पेक्शन। बट जो इरेज रिकग्निशन है ये इजीली बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेता है
और इस तरह के बायोमेट्रिक्स भी आइडेंटिफिकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। ओके, आप लोगों ने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपके इरीज रिकॉग्निशन को आपके आधार कार्ड के साथ सेट किया गया है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है, ये एक ही मतलब हर इंसान का अलग अलग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे अनऑथराइज्ड या अनलीगल आपका इलीगल आपका आधार कार्ड एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पीच पैटर्न बाय कंबाइनिंग बिहेवियरल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कैन बी कैप्चर्ड बाय प्रोसेसिंग द स्पीच टेक्नोलॉजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर स्पीच ऑथेंटिकेशन आर नेसल टोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंटली इन्फ्लेक्शन, कैडेंस। सी स्टूडेंट्स, जब वॉइस रिकॉग्निशन होता है ये भी पासवर्ड्स के लिए बनाया जाता है, ये कभी कभी डोर पासवर्ड के लिए भी होता है, आपके लैपटॉप के पासवर्ड के लिए होता है, आपके बैंक के लॉकर के पासवर्ड के लिए भी इंसान रख सकता है। ठीक है, बैंक के नहीं तो फिर एटलीस्ट अपने तिजोरी या फिर अपना पर्सनल लॉकर के लिए इस तरह से रख सकता है। ठीक है, और ये किस तरह से बनाया जाता है, वो बेसिकली आपकी जो जब आप बोलते हो तो आपकी जो नस्ल, आपकी जो साउंड आती है उसको ये ऑथेंटिकेट करता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की उसको ये ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो, क्योंकि वॉइस तो कोई भी कॉपी कर सकता है, बट जो एक वे होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, टॉकिंग में बात करने का तरीका होता है, या फिर जो एक अलग से साउंड आता है, कुछ इनर साउंड आता है, वो सब लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सेव करके एक बार रख दिया जाता है, बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर को, उसके बाद या लॉक को, तो उसके बाद ओपन करने के लिए इस तरह से वॉइस रिकॉग्निशन चेक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सिग्नेचर रिकॉग्निशन। सिग्नेचर रिकॉग्निशन is a one type of biometric method used to analyze and measure the physical activity of signing like the pressure applied, stroke order and the speed। ये स्टूडेंट्स, अब जो सिग्नेचर रिकॉग्निशन है ये कैसे फाइंड आउट करता है, ये आप जब साइन करते हो तो आपके साइन करते वक्त कुछ प्रेशर आता है, कुछ स्टाइल। अब साइन भी तो कोई भी कॉपी कर सकता है, पर जो एक प्रेशर होता है साइन करने का, राइट करने का एक प्रेशर होता है, वो सभी लोग कॉपी नहीं कर सकते। जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो स्पीड होती है, जब साइन करते तो उसकी एक स्पीड भी होती है, तो बेसिकली उसको तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, किसी की फिजिकल एक्टिविटी को तो एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता है कोई। तो ठीक है, तो सिग्नेचर रिकॉग्निशन मशीन जो होती है वो इस तरह से आपके साइन को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स ऑफ ऐप। अब दुनिया तो पूरी ऐप से भरी हुई है, हम जहाँ देखते हैं हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हर जगह पे ऐप्स ही ऐप्स है। ओके, और ऐप्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो डेस्कटॉप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में। ठीक है, तो डेस्कटॉप वाले जो हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप में, उन्हें हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ओके, बट कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डिवाइसेस होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो मोबाइल डिवाइस में काम करते हैं। देखा होगा ना, कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमारे मोबाइल में चलते हैं बट मे बी हमारे डेस्कटॉप पे नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेस्कटॉप पे चलते हैं बट मोबाइल में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं उन सबको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, और जो मोबाइल में होते हैं उन्हें हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस कहते हैं। ओके, व्हेन यू ओपन एन एप्लीकेशन इट रन्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बेसिकली वो कहाँ काम करता है, कहाँ रन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जब तक कि आप उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर देते। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव मोर देन वन एप्लीकेशन ओपन एट द सेम टाइम। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि हम लोग एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी ओपन करके रखते हैं, जिसको हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, इजंट इट? App is a common term for an application, especially for simple application that can be downloaded inexpensively or even for free. Many apps are also available for mobile devices and even some TVs. See students, जो apps होते हैं ये बहुत ही simple applications होते हैं और ये डाउनलोडेबल होते हैं, मतलब इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट क्या होते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं और हम डाउनलोड कर लेते हैं, बट कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एडोबे फोटोशॉप का लूँगी तो मुझे वो कुछ पे करने के लिए बोलेगा, वो डायरेक्टली मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा। बट इसी तरह से अगर मैं क्यूबेसिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहूँगी तो वो इजीली मुझे डाउनलोड करने देगा फ्री में। ओके, ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जो फ्री होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनका पेड होते हैं, जैसे बायजूस वगैरह हैं, ये सब पेड ऐप्स हैं। ओके, क्लियर है? अब कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम टीवी पे चलाते हैं।
ठीक है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है? देयर आर काउंटलेस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड दे फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज। अब देखा जाए तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेस्कटॉप पे चलाए जाते हैं और सब अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएटेड हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डाले गए हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो फुल फीचर्ड हैं, बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो एक और दो मतलब 1-2 वर्क करने के लिए ही काम आते हैं, एक दो बार ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको तो हम बेसिकली ऑलवेज यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग फुल फीचर्ड एप्लीकेशन कहते हैं। ओके। बट जो हमारा क्लॉक है या कैलेंडर है, तो क्या हम उसको बार बार यूज़ करते हैं? नो, एक बार सेट कर लेते हैं, वो अपने आप काम करता रहता है। तो ऐसे एप्लीकेशन को 1 और 2 थिंग्स मतलब कभी कभी इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेशंस कहा जाता है। ओके। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है? अब वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू राइट अ लेटर, डिजाइन अ फ्लायर एंड क्रिएट मैनी अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सी, वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर कि हम लोग राइट भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। नेक्स्ट है वर्ड ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। ओके। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र is a web browser is a tool you use to access the internet। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक ऐसा टूल होता है जिसको हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखा होगा जब हम लोग कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल्ड होता है, कुछ ऐसे होते हैं वेब ब्राउज़र जो इंस्टॉल होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर। बट अगर हमें और किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या सफारी, इस तरह के, तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। Isn't it? Next है media player. If you want to listen to MP3s or watch movies, you have to download it. You will need to use a media player. ठीक है। अब जैसे हमें अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना है, म्यूज़िक सुनना है या फिर हमें कोई मूवी देखना है, तो हम क्या करते हैं? वीडियो देखना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? विंडो मीडिया प्लेयर की। अब विंडो मीडिया प्लेयर जो है इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पॉपुलर विंडो मीडिया प्लेयर है, एक iTunes भी है जिनको हम लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है गेम्स। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स यू कैन प्ले ऑन योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर पे हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो कि कार्ड गेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉलिटरीज, और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शन गेम्स होते हैं। ठीक है। बट ये एक्शन गेम्स को जब हम हमारे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी पावर क्या कहती है, एक्वायर कर लेती है, काफ़ी पावर यूज़ कर लेती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर एक न्यू कंप्यूटर की तरह नहीं रह जाता है। ओके। So these all are the desktop application which we use regularly. Okay. Next is the mobile apps. Desktop and laptop computer are not the only devices that can be run application. Yes students, desktop और laptop ही सिर्फ ऐसे नहीं devices हैं जो कि applications को run करते हैं, बल्कि हमारे पास ऐसे और भी हैं जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब क्या है? मोबाइल डिवाइसेस है। ठीक है। और इनमें भी अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पहला है जीमेल। यू कैन यूज़ द जीमेल ऐप टू ईजी व्यू एंड सेंड ईमेल्स फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइसेस। इट इज़ अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। ये स्टूडेंट, अब जीमेल जो है वो हमारे मोबाइल में भी चलता है और हम लोग किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये एंड्रॉयड एज वेल एज iOS डिवाइस दोनों को ही सपोर्ट करता है। ओके। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। यू कैन यूज इंस्टाग्राम टू क्विकली शेयर फोटोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इट इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। येस, इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग किसी को भी फोटोज, अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को किसी को भी फोटोज बहुत ही जल्दी शेयर कर सकते हैं, और ये भी सपोर्ट करता है एंड्रॉयड एज वेल एज iOS के साथ। ओके। Duolingo, with a combination of quizzes, games and other activities, this app can help you learn new languages. It's available for Android and iOS. See, Duolingo कैसा एप्लीकेशन है? इसमें जैसे अगर आपको कोई क्विजेस या फिर कोई गेम्स वगैरह चलाने हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़नी है, सीखनी है, तो ये सारे के सारे आपके जो Duolingo ऐप है उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड एज वेल एज iOS के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ओके। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से ही समझ में आ रहा है कुछ तो भी आर्टिफिशियल और बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। ओके। सो द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज रोबोट। ओके।
What is artificial intelligence? According to the father of artificial intelligence, John McCarthy, is the science and the engineering of making intelligence machine. Yes, अब जो जॉन मैकर्थी थे ये क्या थे? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने ही बनाया है, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन. मतलब साइंस और इंजीनियरिंग या फिर कह सकते हो टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया हुआ एक मशीन. ओके, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम. ये इसको और भी कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है. वैसे तो हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, बट ये काफ़ी इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट और अ सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली. यस, अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें हम लोग जो कंप्यूटर बनाते हैं वो कंप्यूटर बेसिकली किसको कंट्रोल करते हैं? रोबोट को कंट्रोल करते हैं या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को जो इंटेलिजेंटली सोच सके. ओके, इन द सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंक. और इसी के साथ साथ जैसे ह्यूमन सोचता है उस तरह से इस मशीन को भी सोचने लायक बनाया जाता है. AI is accomplished by studying how human brain think. अब ये जो AI बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बनाई जाती है, बेसिकली ये किस बेसिस पे बनाई जाती है? कि इंसानी दिमाग को सोचते हुए, कि इंसान का दिमाग किस हद तक सोच सकता है, उसको पढ़ के, उसको स्टडी करके, उसके अकॉर्डिंग कि मीन्स वो कैसे किसी चीज़ को याद कर सकता है, कैसे वो किसी चीज़ को डिसाइड करता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, किस तरह से वो चीज़ों को डेवलप करता है. तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाया जाता है. इनके बेसिस पर ही बनाया जाता है. इजंट इट? नेक्स्ट है अ फिलॉसफी ऑफ AI. While exploiting the power of the computer system, the curiosity of human lead him to wonder, machine think and behave like human do. Thus, the development of AI started with the intention of creating similar intelligence in machine that we find and regard high in human. अभी ये जो philosophy of AI है इससे क्या पता चलता है कि मतलब जो एक सोच एक अलग सी सोच आती कि इंसान कैसे सोचता है, इंसान की मतलब सोच कैसे बढ़ती है, और वो थोड़ा आश्चर्य फील होता है उसको कि क्या हम ऐसा कोई मशीन बना सकते हैं जो इंसानों की तरह बिहेव करे. ठीक है, जो इंसानों की तरह मतलब सोचे. ठीक है, तो AI स्टार्टेड विद द इंटेंशन ऑफ द क्रिएटिंग. तो इनका बेसिकली इंटेंशन क्या है कि एक ऐसा सिंपल इंटेलिजेंट मशीन बनाया जाए जो कि इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह काम कर सके. ओके, अब गोल्स ऑफ AI क्या था? टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम. इसका गोल एक ये था कि मतलब एक बहुत ही एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाए जो कि मतलब इस तरह से बिहेव कर सके या लर्न कर सके, हर चीज़ को जो वो हर चीज़ को वो समझ सके, हर चीज़ को वो याद रख सके, हर चीज़ को वो एक्सप्लेन कर सके, अगर यूज़र को ज़रूरत पड़े तो वो एडवाइस भी कर सके. तो एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते थे. ये पहला गोल था AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने का. ओके, दूसरा है कि टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन. यस, अब एक ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस ही होती है, ह्यूमन की जो सोच होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसको मशीन के थ्रू, या कह लो कि एक मशीन ऐसा बनाए जो इस तरह से काम कर सके. ओके, तो जो चीज़ों को समझ सके, याद रख सके, सोच सके, बिहेव कर सके ह्यूमन की तरह. तो इस तरह से एक इम्प्लीमेंटेशन करना था और ये इनका सेकेंड गोल था AI बनाने का. ओके, अब व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू AI. अब AI का क्या कंट्रीब्यूशन था? ठीक है, या फिर AI बनाने में क्या कंट्रीब्यूट, किस चीज़ की मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है AI बनाने के लिए. ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक एंड इंजीनियरिंग. यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और इसमें क्या क्या यूज़ किया है? इसमें कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, थिंकिंग के अंडर आता है साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स मीन्स अगर कोई कैलकुलेशंस इसके अंदर होना है तो मैथमेटिक्स, देन इंजीनियरिंग मतलब कुछ अगर कोई साइट या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कनेक्शन है तो इंजीनियरिंग. अ मेजर थ्रस्ट ऑफ AI इज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटेलिजेंस. थ्रस्ट का मतलब फोकस, जो मेजर फोकस था, मेन फोकस था इनका डेवलपमेंट ऑफ
क्या फोकस था कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्यूटर फंक्शन, मतलब एक कंप्यूटर फंक्शन को एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब वो ह्यूमन की सोच के हिसाब से एक कंप्यूटर काम कर सके। ओके, सच एज रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक ऐसा मशीन हो जो कि सिर्फ काम ना कर सके बल्कि वो सोच भी सके, समझ भी सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सके। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वन और मल्टीपल एरियाज कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड एन इंटेलिजेंट सिस्टम। यस, अब ये जो है, ये जो आपका एआई सिस्टम है या फिर एआई मशीन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक नहीं, नंबर ऑफ स्पेसेस पे, नंबर ऑफ एरियाज में उसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि अगर उससे कहा जाए मैथमेटिक ऑपरेशन तो वो कर सकता है, या फिर उससे साइकोलॉजिकल कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है तो ऑफकोर्स वो कर सकता है, समझ सकता है। बायोलॉजिकल कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चनिंग है, कोई एडवाइस है तो वो भी दे सकता है। वो तो एआई कंट्रीब्यूशन, जो एआई का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बड़ा है, और एआई बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बड़ा है, बिग है। ओके, नेक्स्ट है रोबोट, ह्यूमन फॉर्म मशीन विच लुक लाइक ह्यूमन बट वर्क लाइक अ मशीन। रोबो जो है वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रोग्रामिंग विदाउट एंड विथ एआई। ओके, अब विदाउट एआई और विथ एआई, मतलब अगर आप एआई के साथ प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या डिफरेंस होगा, और विदाउट प्रोग्रामिंग करते हो तो क्या डिफरेंस होगा। बेसिकली बच्चों, प्रोग्रामिंग का मतलब कोडिंग होता है। जैसे आप कोई भी कोड के थ्रू बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें पूरी तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हो। ओके, तो आपका प्रोग्रामिंग अगर विदाउट एआई होगा तो क्या हो सकता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट एआई कैन आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन इट इज मीन टू सॉल्व। अब अगर विदाउट एआई होगा, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा, तो बेसिकली आपने जो इक्वेशन डाले हैं या जो आपने प्रोग्राम में कोडिंग डाली है सिर्फ उतना ही आंसर वो देगा, उससे ज़्यादा वो 1% भी नहीं दे सकता है। ठीक है, आपका पूरा प्रोग्राम उसी पर बेस्ड, उसी पर डिफाइंड रहेगा। बट अगर एआई के साथ काम करते हो तो एआई, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विथ एआई कैन आंसर द जेनरिक क्वेश्चन इट इज मीन टू सॉल्व। मतलब यहाँ पे जैसे जनरल क्वेश्चन, अगर आपने जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर में दे दिया है कि सिर्फ आप उसके बैंक डेटा के अकाउंट या फिर अकाउंट डिटेल्स ही सिर्फ राइट करोगे, तो वो उसके अलावा कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। बट जो आपका विथ एआई प्रोग्राम होता है उसमें आप कोई जनरल क्वेश्चन भी करते हो, उससे जनरल सोल्यूशंस भी सॉल्व करने के लिए बोलते हो, तो इट इज पॉसिबल विथ एआई। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम लीड्स टू चेंज इट स्ट्रक्चर। अब जब विदाउट एआई काम करते हो तो ये क्या करता है, जब ये मॉडिफाई करता है आपके प्रोग्राम के साथ या प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करता है तो ये आपके पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। बट अगर हम यही चीज़ एआई के साथ काम करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हर पीस को, हर पार्ट को इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और आपके जो आपका प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर को ये कुछ भी अफेक्ट किए बिना ही मॉडिफिकेशन कर देता है। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगा प्रोग्राम का, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, ये कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आएगा, उसको अफेक्ट किए बिना ही अपना ये काम कर लेता है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इज़ नॉट क्विक एंड ईजी। अब यहाँ पे विदाउट एआई करेंगे तो जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत आसान नहीं होती है, बहुत जल्दी नहीं होती है, और ये आपके प्रोग्राम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। क्विक एंड ईजी प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, अब विद एआई करेंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी मॉडिफाई हो जाता है। ओके, व्हाट इज एआई टेक्निक्स। अब एआई टेक्निक्स क्या होती है, इन द रियल वर्ल्ड द नॉलेज हैज सम अनवेलकम प्रॉपर्टीज। अब जो रियल वर्ल्ड है देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मतलब बिन बुलाए सामने आ जाती है। सबको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि इट्स वॉल्यूम इज ह्यूज नेक्स्ट टू अनइमेजिनेबल। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इमेजिन ही नहीं कर सकते और आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें उसको सॉल्व करना है। हम जब किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ काम करते करते हमें ऐसा लगता है नहीं हमें तो इसकी भी नीड थी, बट वो चीज़ तो इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे इस तरह से आपके सामने इश्यूज आ जाते हैं। इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फॉर्मेटेड। ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। ओके, तो ये जो रहता है, अब जो हमारे सामने आते हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, फॉर्मेटेड नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। हमारी रिक्वायरमेंट ही हमारी हमेशा चेंज होती रहती है। हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर बाउंडेड है तो वो सॉफ्टवेयर उतना ही करेगा, बट हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। ओके, AI technique is a manner to organize and use that knowledge efficiently in such a way that it should be perceivably by the people who provide it
It should be easily modifiable to correct errors. It should be useful in many situation through it is incomplete or inaccurate. See students, अब हम लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे एक एप्लीकेशन की या फिर ऐसी एक मशीन की ज़रूरत होती है जो कि मतलब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके और इजीली मॉडिफाई कर सके, चाहे कोई एरर हो तो उस एरर को सॉल्व कर सके, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पे वहाँ पे सिचुएशन में हमारा जो क्वेश्चन है, जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम्प्लीट हो या इनएक्यूरेट हो, बट जो आपका मशीन है वो प्रॉपर आंसर कर सके। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Okay students, we will continue this chapter in next video session, and I hope you all understood this chapter from this topic, what is AI techniques. Okay, so and of course students, if you get any problem related to this chapter, then we will discuss at the time of Zoom class. Okay students, so till that time, take care of yourself. Bye.